विदेश में ले जाकर मेरे साथ भाग 2। वो नौजवान राजीव के पास आ गया। अंग्रेज़ी लैंग्वेज में जो बात उसने राजीव से कही वो सुनकर ही मैं दंग रह गई थी। वो कह रहा था कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी के साथ डांस कर सकता हूँ। मुझे लगा राजीव इनकार कर देगा, लेकिन मुझे हैरत का बड़ी ज़ोर का झटका लगा था जब राजीव ने कहा वाई नॉट। ये कहकर राजीव ने मुझे अपनी बाहों से आज़ाद किया और मेरा बाजू पकड़कर उस नौजवान की बाहों में हल्का सा धकेला था। मैं लड़खड़ाकर उस शख्स के पहलू से जा लगी थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आग की भट्टी में फेंक दिया हो। मैं एकदम से पीछे हटी थी। नौजवान मेरे फिर से करीब आने लगा। मैं उसे इंग्लिश में अपने पास आने से मना कर रही थी। मैंने कहा कि मुझे आपके साथ डांस नहीं करना, आप किसी और को अपना डांस पार्टनर बना लो। मुझे तो राजीव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे मुझे अपने दोस्तों के हवाले कर सकता था। मैं राजीव की पत्नी थी, उसकी इज्जत थी। ये कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि चलती हुई सामने रखे टेबल के पास जाकर कुर्सी खींच के वहाँ बैठ गई। वहाँ पर खुलेआम शराब पी जा रही थी, एक दूसरे की पत्नियों के साथ डांस किया जा रहा था। ये सब उनके कल्चर का हिस्सा होगा, लेकिन मेरा नहीं था। पहली बार मुझे राजीव की पत्नी बनने पर बहुत ज़्यादा पछतावा और अफसोस हो रहा था। क्या अमीर नौजवानों का ज़मीर मर चुका होता है? वो कैसे अपनी पत्नियों को अपने दोस्तों के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी, आगे चलकर तो इससे भी ज़्यादा घिनौनी हरकत होने वाली थी। राजीव भी गिलास उठाकर शराब पी रहा था, अपने दोस्तों की बीवियों के साथ रोमांटिक डांस कर रहा था। यहाँ दौलत थी, शराब थी, शबाब था। आने वाले सभी लोग अमीर थे, लेकिन न शराफत थी, न शर्म थी, न ही लिहाज था। न चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे, लेकिन अब भी मुझे अपने ऊपर एक चुभती हुई नज़र महसूस हो रही थी। मैंने चारों तरफ देखना शुरू किया कि ऐसा कौन है जो मुझे इतनी गहरी नज़रों से देख रहा है। अचानक से मेरी नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जो राजीव से मेरे साथ डांस करने की इजाज़त ले रहा था। वो खामोशी से कोने में खड़ा गिलास में शराब डाले एक एक घूंट भर रहा था और मुझे ही देख रहा था। जैसे ही उससे मेरी नज़रों का टकराव हुआ तो मुस्कुराने लगा, लेकिन मैंने अपना रुख गुस्से से बदल दिया। कुछ देर बाद ही वो चलता हुआ मेरे टेबल के पास आ गया, मुझसे बैठने की इजाज़त मांगने लगा, लेकिन मैंने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस माथे पर बल डाले और गुस्से का पूरा पूरा इजहार कर रही थी। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कुर्सी कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उस शख्स ने हिंदी में बात शुरू की। अटक अटक कर हिंदी ज़बान बोल रहा था, लेकिन शब्द साफ थे। कहने लगा तुम इंडिया से आया है ना। मैंने कहा आपको कैसे पता। कहने लगा तुम्हारी शर्मो हया से लगता है। हमने देखा है इंडिया, वहाँ की औरतें गैर मर्दों से हाथ मिलाने को बुरा समझती हैं। मैंने कहा बुरे को बुरा ही समझना चाहिए। मैं ये सोच चुकी थी कि अब राजीव की कोई भी बात नहीं मानूंगी, वो तो मुझे मेरे हिंदुस्तानी कल्चर से ही दूर कर देगा। मुझे ये भी याद आने लगा था कि जब से मेरी शादी हुई थी मैं तो मंदिर भी नहीं गई थी। अभी वो नौजवान मुझसे बात कर ही रहा था कि जब राजीव मेरे टेबल के पास आ गया। नौजवान कहने लगा कि राजीव मुझे तुम्हारी पत्नी बहुत पसंद है। राजीव ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। नौजवान मेरे चेहरे की तारीफ़ करने लगा, कभी मेरी आँखों की, कभी मेरे बालों की। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था, लेकिन राजीव मुस्कुरा रहा था। वो कहने लगा मुझे तुम्हारी बीवी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, कभी बताऊँगा कि वो क्या है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं ये दुआ कर रही थी कि जल्द से जल्द ये पार्टी ख़त्म हो जाए और मैं घर वापस चले जाऊं। फिर ऐसा ही हुआ था। मैं घर आई तो मैंने राजीव से साफ कह दिया कि मैं दोबारा ऐसी पार्टी में नहीं जाऊंगी और ना ही ऐसे कपड़े पहनूंगी। मैं कोई कैनेडियन थोड़ी हूँ जो उनके तरीके अपनाऊं। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूँगी। मेरी बात सुनकर राजीव गुस्से से मेरी तरफ पलटा और कहने लगा क्या क्या मतलब है तुम्हारी बात का। उसके बाद तो जो बात राजीव ने मुझे कही, मेरे तो होश उड़ के रह गए थे। कहने लगा मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखूं। तुम जैसी गरीब गुरबा लड़की से मैंने शादी की इसलिए कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो तुम्हारे हुस्न की तुम नुमाइश करना चाहता हूँ, इसे कैश करना चाहता हूँ, सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आधे अधूरे कपड़ों में कितने लोगों के होश उड़ा सकती है।
तुम नहीं जानती औरत छोटे कपड़ों में कितनी हसीन लगती है। मुझे राजीव की बातें सुनकर अफसोस हो रहा था। मैंने कहा, राजीव, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आएगी मुझे अपने दोस्तों के हवाले करते हुए। वो कहने लगा, ये सब यहाँ नहीं समझा जाता। मैंने दो टूक अंदाज में कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। वो कहने लगा कि तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ, वरना मैं तुमसे ये सब ज़बरदस्ती भी करवा सकता हूँ। कौन है यहाँ जो तुम्हें मुझसे बचा लेगा? राजीव की बातों से मुझे अब डर लगने लगा था। रात भर मैं सो नहीं पाई थी। मैं बस सोचों में गुम थी। मैं इस दलदल में नहीं फंसना चाहती थी। अगले दिन मैंने अपनी सिंपल साड़ी पहनी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब राजीव की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी। राजीव अभी ऑफिस से वापस नहीं आया था जब मुझे काम वाली बाई ने आकर बताया कि वो राजीव का दोस्त है, आपसे मिलना चाहता है। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है। मैंने कहा, अभी तो राजीव नहीं है। काम वाली बाई कहने लगी कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, बुलाओ उसे। मैंने अच्छी तरह साड़ी को ठीक करके खुद को ढक लिया और लॉन्च में ही बैठ गई। आने वाला वही नौजवान था जो मुझे उस पार्टी में मिला था। वो बेझिझक से आते हुए मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखने लगा। कहने लगा, आई लव इंडियन लेडीज़। फिर हंसने लगा और कहने लगा, मुझे समझ में नहीं आता कि जब सब औरतें एक जैसी ही होती हैं तो तुम औरतें हमसे क्या छुपाने की कोशिश करती हैं। मैंने ज़रा सा सुकून से बात की। मैंने कहा, यही तो फ़र्क है आम औरत और एक इंडियन औरत में कि वो अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती। हमारी मिसाल कीमती ख़जाने सी है जिसे छुपा कर रखा जाए। वो तो राजीव को यहाँ के कल्चर को अपनाने का शौक़ है, इसलिए मैंने उसके मजबूर करने पर वो ड्रेस पहन लिया, वरना मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, ये सब छोड़ें, ये बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वो कहने लगा कि जिस कंपनी में राजीव जॉब करता है मैं वहाँ के बॉस का बेटा हूँ। कहने लगा कि जितनी दौलत मेरे पास है राजीव के पास तो उसका 1% भी नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे ये सब क्यों बता रहा था। मैंने कहा, मुझे इस बात से क्या मतलब कि आपके पास कितनी दौलत है। अगर आपने कोई कारोबारी बात करनी थी तो आप राजीव से करें, और राजीव इस वक्त घर पर नहीं होता। वो मुझे हैरत से देखकर कहने लगा कि तो क्या तुमने राजीव की दौलत से मुतासिर होकर उससे शादी नहीं की? मैंने कहा, नहीं, वो मुझे कनाडा के बजाय हिंदुस्तान में रखता तो मुझे एतराज़ नहीं था। आप बैठें, वो आने वाला होगा, मैं आपके लिए चाय बनवा देती हूँ। ये कहकर मैं किचन में चली गई। चाय का इंतज़ाम करके जैसे ही मैंने चाय टेबल पर लगाई, राजीव भी आ चुका था। उस नौजवान को अपने घर में देखकर वो हैरान था, बड़ी हैरानी से नौजवान को देख रहा था। मैं चाय रखकर वहाँ से जा चुकी थी। 2 घंटे वो नौजवान बाहर बैठा राजीव से न जाने क्या क्या बातें करता रहा। उसके बाद उसके जाने के बाद जब राजीव कमरे में आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, आज एक सेक्सी सा ड्रेस पहन के तैयार हो जाना। मॉर्गन जॉर्ज ने हमें अपने ख़ास पार्टी में बुलाया है। वो भी अपने घर पर। मॉर्गन जॉर्ज उसी नौजवान का नाम था। मैंने कहा कि मुझे ना तो बेहुदा कपड़े पहनने हैं और ना ही मैं ऐसी किसी पार्टी में जाना है। मेरा ये कहना था कि गुस्से से राजीव मेरे पास आया और मेरा बाजू दबोच कर कहने लगा, मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठा, जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। पहली बार मैंने राजीव का ऐसा रवैया देखा था, लेकिन मैं अब बेहयाई नहीं कर सकती थी। मेरे बार बार इनकार करने पर उसने खींच के मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा। तुमने जो पहनना है पहनो, लेकिन मेरे साथ तुम आज लाजमी जाओगी। मैं रोने लगी, लेकिन राजीव के लात कहने पर भी मैंने ड्रेस एक हिंदुस्तानी लड़की का ही पहना था और उसके साथ पार्टी में चली गई। मॉर्गन जॉर्ज मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें देखकर पागल हो जाता हूँ। मुझे उसको देखकर उससे नफ़रत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके कहने पर ही राजीव मुझे यहाँ पे लाया था। वहाँ पर बस वो था, यह उसकी पत्नी थी जो राजीव के गले का हार बनी हुई उसके साथ बेहुदा डांस कर रही थी। खाने के बाद उस नौजवान ने जो फरमाइश राजीव से मेरे बारे में की थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो वाइफ स्वैपिंग के लिए कह रहा था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया था। ये कैसी फरमाइश थी? राजीव ने खुशी से उसकी बात मानी थी। फिर मुझे उसके हवाले करके उसकी पत्नी को अपने साथ जाने के लिए कहने लगा और उसकी पत्नी भी खुशी खुशी राजीव की बाहों में बाहर जाने को तैयार थी। मैं अपने आप को उस शख्स से छुड़वाने लगी, राजीव को पुकारने लगी कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे ये गुनाह नहीं करना। लेकिन वो जा चुका था। अब मुझे कहने लगा, तुम क्यों रो रही हो? ये सब तो यहाँ आम सी बात है, हम सब दोस्त ऐसा ही करते हैं।
और हमारी पत्नी भी खुश हैं, ये सब करने को तैयार हो जाती हैं। मैंने कहा कि मैं इंडियन हूँ और हमारे इंडिया में ये गुनाह है। वो नौजवान कहने लगा, इंडियन तो तुम्हारा पति भी है, लेकिन उसने खुशी खुशी हमारे इस माहौल को एक्सेप्ट किया है, तुम भी कर लो। वो मुझे पकड़ के अपने कमरे में ले जाने लगा, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर किया था। मैंने कहा, तुम मेरे लिए गैर हो, मुझसे दूर रहो। सामने टेबल पर शराब की बोतलों के साथ साथ एक प्लेट में फल और छुरी भी रखी थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने फ़ौरन वो छुरी उठाई और अपनी नस काट ली। मेरा बहता हुआ खून देखकर वो नौजवान हैरान हो गया था। वो मेरे पास आया, मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, तुम क्या पागल हो? ये क्या किया है तुमने? मैंने कहा, मैं ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं जी सकती, इसलिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरा खून बहे जा रहा था, मुझे चक्कर आने लगे थे। कुछ ही देर में मैं बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जब होश में आई तो उस नौजवान के साथ राजीव भी खड़ा था। वो कहने लगा, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? मैंने कहा, मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं जीना। ऐसी ज़िंदगी को मुझे मर जाने दिया होता। जहर का इंजेक्शन लगा दो, मुझे मार डालो। मैं ऐसी ज़िंदगी भरी ज़िंदगी से मर जाना पसंद करूँगी। मेरी ये हालत देखकर राजीव कमरे से बाहर चला गया। वो नौजवान कहने लगा, आई लव इंडियन वुमेन। मुझे नहीं पता था कि औरत का ये रूप भी होता है। तुमने इसलिए अपनी जान लेने की कोशिश की ताकि तुम्हें कोई गैर मर्द न छू सके। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी। फिर कहने लगा, राजीव जैसा मर्द तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। फिर वो कहने लगा, राजीव तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सके, तुम्हें दूसरे मर्दों के हवाले करके, क्योंकि यहाँ पर होता है ऐसा। बिजनेस डील उसी वक्त फाइनल होती है जब हमारी पत्नियाँ अदल बदल होती हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे इस स्कर्ट में बहुत नर्वस लगी थी। मुझे तुम्हारे हुस्न ने नहीं, तुम्हारी हया ने अट्रैक्ट किया था। फिर जब मैंने तुम्हें साड़ी में तुम्हारे घर देखा तो तुम मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी थी। मुझे ऐसी ही औरतें पसंद हैं। उस शख्स ने मुझे राजीव से डिवोर्स दिलवाकर वापस हिंदुस्तान भेज दिया। राजीव को तलाक देने की उसने मुँह मांगी रकम दी थी। वो दूसरे देश का होकर भी शर्म हया का समझता था, और राजीव एक इंडियन घराने से संबंध रखते हुए भी गलीज़ काम करने को गर्व महसूस करता था। मेरी माँ रो रही थी कि उन्होंने बस नोटों की चमक देख कर रिश्ता कर दिया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि लड़का कैसा है, कौन है। मैंने स्कूल में पढ़ाने की जॉब कर ली। कुछ महीने ही गुजरे थे कि एक दिन मैं स्कूल से वापस आई तो सामने वही कैनेडियन नौजवान खड़ा था। उसे देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, जो मॉर्गन जॉर्ज आप यहाँ? उसने कहा, मैं कनाडा का कल्चर छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया आ गया हूँ। मुझे ये सुनकर खुशी हुई थी। फिर कहने लगा, तुम्हारी शर्मो हया ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, इसलिए मैं ये सब गलत काम छोड़ चुका हूँ, यहाँ आ गया। और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए हिंदुस्तान आया हूँ ताकि एक हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर सकूँ, अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चुन सकूँ जो सही रास्ते पर चलने में मेरी मदद करे। क्या तुम मेरी साथी बनोगी? भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। आज की कहानी यहीं तक थी। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।